हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे वन शॉट किस चीज़ का, भारत संसाधन एवं उपयोग, जियोग्राफी। जियोग्राफी जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी। जियोग्राफी में भारत संसाधन एवं उपयोग है। क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग है। ये क्या है? एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग है, जो चैप्टर है भूगोल का, चैप्टर 1 का इकाई क, उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल सपोर्ट एजुकेशन किंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आज का जो मोटिवेशनल है, कह रहा है हर सपने को अपनी सांसों में रखो। हर सपने को अपनी सांसों में रखो। हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो आप लोग क्लास 10th यानी कि बिहार बोर्ड में अपना अपना जो लक्ष्य रखे होंगे वो अपने निगाहों में रखें, और वह अपने निगाहों में रखकर उसके बाद 10th की तैयारी करें। तब उसके बाद आपका रिजल्ट क्या होगा? बेहतर होगा। तो यह जो वीडियो है, यह जो यानी कि आज जो यह लाइव चल रहा है, तो यह वन शॉट होने वाला है। वन शॉट यानी कि हम ज़्यादा देर का नहीं होगा, आधा आधा घंटा, यानी आधा घंटा में यह पूरा हम भूगोल का जो चैप्टर 1 है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, भारत संसाधन एवं उपयोग को। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं भूगोल। भूगोल क्या है? तो भूगोल कहते किसे हैं? तो पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। हम लोग पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पढ़ते हैं, इसको ही हमें क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। उसके बाद जो आता है, उसके बाद आ जाता है संसाधन। क्या है संसाधन? संसाधन क्या है? संसाधन मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। हम लोग जो उपयोग में लाते हैं जिस चीज को, वो हमारा क्या है? संसाधन है। जैसे हमारे आप मतलब आपके लिए क्या है संसाधन? तो कॉपी हो गया, कलम हो गया, पेंसिल हो गया, बस मतलब यानी कि बैग हो गया, टेबल हो गया जिस पे बैठते हैं, यह सब क्या हमारे लिए संसाधन है। तो इसी यही यही सब सामान क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं संसाधन का, जैसे कलम, जल, कुर्सी, पेड़, पौधा इत्यादि क्या संसाधन है जो मानव जीवन में उपयोग में आते हैं। अब संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन हमारे लिए भौतिक भौतिक भी हो सकते हैं, जैविक में हो सकते हैं। भौतिक संसाधन में क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, जल, खनिज हो जाएगा। जो संसाधन को हम भौतिक रूप में उपयोग करते हैं उसमें हमारा भूमि, मृदा, जल, खनिज आ जाएंगे। और जैविक रूप में जिसे हम उपयोग करते हैं, जैसे वनस्पति हो गया, वनस्पति से हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं, जलीय जीव लेते हैं, जलीय जीव से हम पोषण प्राप्त करते हैं। मानव मतलब के उपयोग में आते हैं। तो इसी तरह क्या हो गए? मतलब संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन यह कहा गया है, कहते हैं भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। आप देखते हैं आगे, भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ क्या तकनीक के सहारे उपयोग में आते हैं, हो पाते हैं। जो मतलब यानी कि भौतिक और जैविक संसाधन जो हैं, वह तकनीकी के आधार पर ही उपयोग में आते हैं। जैसे कोयला क्या प्राचीन समय में नहीं था? कोयला प्राचीन समय में ही था। मिट्टी प्राचीन समय भी था, लेकिन आज की तरह नहीं। मतलब उस समय घास फूस के घर होते थे, लेकिन आज क्या हो गया इतना मतलब तकनीकी हो गया है, जो आज लोग हम ईंट से घर बनाते हैं। मिट्टी से पहले ईंट बनाते हैं, ईंट के उसके बाद घर बना लेते हैं। उसी तरह कोयला से आज कितना मतलब यानी कि कोयला का आज उपयोग करके हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं, कितना चीज करते हैं। सब क्या किसके सहारे हो पाया है यह सब? तो तकनीक के सहारे हो पाया है। किसके सहारे हो गया? तकनीक के सहारे हो गया। वही कह रहा है भौतिक या जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो सकते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट अथी है, जैसे जिम्मरमैन का कहना था। जिम्मरमैन जो कहे थे संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं या बनते हैं। संसाधन को होते नहीं बनते हैं। उसके बाद आ जाता है सेवा को भी संसाधन क्षेत्र में माना गया है। सेवा जो है, सेवा को भी हम संसाधन मानते हैं। बैंकिंग हो गया हमारा, जो हम लोग एक दूसरे को सेवा प्रदान करते हैं, वह भी हमारा क्या है? संसाधन ही माना गया है। उसके बाद देखते हैं संसाधन क्या है? संसाधन किसी भी देश के आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है, यानी कि जो ब्रेन के बाद जो हमारे शरीर में दो ब्रेन होते हैं। एक जो ब्रेन होता है मेन ब्रेन, जो पूरा शरीर को जो अथी कर मतलब यानी कि संचालन करता है, वो एक है ही। जब ब्रेन किसी काम में फंस जाता है, तो जो हमारा पूरा शरीर का भार संभालता है, वह क्या होता है? हमारा मेरुदंड होता है।
तो यानी कि दूसरा ब्रेन कह सकते हैं। तो वही हमारा क्या है, संसाधन भी हमारा आर्थिक सामाजिक मेरुदंड है। आर्थिक सामाजिक मेरुदंड है। उसके बाद देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर यानी कि जो उत्पत्ति होती है उसी के आधार पर संसाधन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। तो सबसे पहले हम जैव संसाधन देखते हैं। जैव जैव संसाधन क्या है? सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। जो हमारा सजीव वस्तुओं का समूह है उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन हो गए हैं। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, जीव जंतु हो गया, क्या है हमारे सब जैव संसाधन है। और अजैव संसाधन के उदाहरण देखें। अजैव संसाधन के उदाहरण उदाहरण में मतलब यानी कि अजैव संसाधन के जो हमारा डिफिनेशन हो जाएगा, निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहा जाता है। यह सब छोटा-छोटा परिभाषा है, ये सब आप जल्द ही याद कर लीजिएगा। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, लकड़ी, कपड़ा, मकान, ये सब क्या है? हमारा अजैव संसाधन है। उसके बाद देखते हैं पॉइंट में, उपयोगिता के भी आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। जो हम लोग उपयोग करते हैं उसके आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा नवीकरणीय और दूसरा क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। दूसरा हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, दूसरा हो जाएगा अनवीकरणीय। तो सबसे पहले हम नवीकरणीय को देख लेते हैं। नवीकरणीय में हमारा हो जाएगा, नवीकरणीय का डेफिनेशन देखिए, वैसा संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकते हैं। यानी कि यह कह रहा है जो वैसा संसाधन है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, वन एवं वन्य प्राणी, यह सब क्या है? हमारे पुनः प्राप्त कर सकते हैं इसे हम। तो ये हमारा हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन वह हो जाएंगे जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। डिफिनेशन देख लेते हैं। वैसा संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे क्या? जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम। यह एक बार जो धरती पर से खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। इसलिए इसे पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। इसे तो दूसरा, उसके बाद देख लेते हैं। तीसरा आधार क्या है? स्वामित्व के आधार पर, यानी कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर है संसाधन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या हो गया? वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। जैसे घर, खेत व अन्य। जो व्यक्तिगत हमारा यानी कि हर निजी जिसे कह सकते हैं, निजी स्वामित्व। जो व्यक्तिगत यानी कि घर मालिक, मतलब मालिक व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। तो हमारा घर का मालिक कौन होता है? एक होता है। खेत हो गया, खेत भी ये व्यक्तिगत संसाधन हो गया। और अन्य और और बहुत चीज हो जाता है जो व्यक्तिगत संसाधन है। उसके बाद आता है हमारा क्या? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या हो जाएगा? वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो, उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। किसी खास समुदाय का अधिकार हो, जैसे मंदिर, मस्जिद, तालाब, चाराघर, यह सब क्या है? सामुदायिक संसाधन है। मतलब यानी कि इसका उपयोग क्या है? पूरा समाज कर सकता है। अब कोई मंदिर कोई कहेगा यह हमारा है। मंदिर अगर गाँव में, मतलब यानी कि जो सरकार जो यानी एक सिंपल सी अथी ले लेते हैं। जैसे आजकल एक टंकी बनता है, नल जल वाला। वह क्या है? सरकारी है। किसी का स्वामित्व नहीं है, किसी के अंदर नहीं रहता है, वह सरकारी है। उसका उपयोग क्या है? निजी निजी कोई नहीं कर सकता है, सब लोग मिलके करते हैं। जो हमारा नल जल है, वह भी हमारा क्या है? सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। 3 नंबर में क्या आता है? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या हो जाएगा? वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी राष्ट्र का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। एक तरह से मान लीजिए देश के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन होते हैं, वह राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए देश के अंदर जितना भी जो संसाधन होते हैं, सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। समझ गए यहाँ तक? तो उसके बाद एक पॉइंट बना के लिखा हुआ है, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज, जल संसाधन व वन्य जीव, समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। वही है, यानी कि समझ लिए किसी राजनीतिक सीमा यानी कि किसी देश के अंतर्गत जितना भी भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वो वन्य जीव है ना, एक और बात है, समुद्र जीव यानी कि समुद्र तट से 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक क्या है? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यह पॉइंट जो है यह याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं,
किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाएगा। वही बात है, किसी देश के अंतर्गत जितना भी संसाधन है उसे भी हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद है, किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। किसी तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी होता है उसे क्या कहते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। नाम से जानते हैं। यह सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। छोटे छोटे सब पॉइंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 4 नंबर में है, और 4 जो चौथा आती होता है संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं स्वामित्व के। तो वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। सिंपल सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जो जिस पर नियंत्रण रहेगा उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझ गए आप लोग कमेंट करते रहिएगा। तो विकास के आधार, उसके बाद आ जाता है चौथा आधार हो जाता है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर क्या 4 प्रकार के होते हैं संसाधन। विकास के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संभावी संभावी संसाधन। पहला होता है संभावी संसाधन। तो संभावी संसाधन क्या होता है? यहाँ संभावी होगा, संभावित लिखा गया है, संभावी होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा, हाँ संभावी होगा। वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है उसे हम संभावित संसाधन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे हो जाएगा हमारा हिमालय क्षेत्र का खनिज। जैसे क्या हो जाएगा? हिमालय क्षेत्र का खनिज हो जाएगा। यह सब क्या है? संभावित संसाधन है। उसके बाद है विकसित संसाधन। वो ऐसा संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीकी के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है उसे विकसित संसाधन कहते हैं। यानी कि जैसे जो हमारा उपलब्ध तकनीक है उसके सहारे पर हम उसे जिस संसाधन का उपयोग में लाया जा सकता है उसे हम संभावित यानी विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे असम, मुंबई, गुजरात का तेल क्षेत्र हो जाएगा संभावित विकसित संसाधन के अंतर्गत। उसके बाद 3 नंबर देखते हैं भंडार संसाधन। भंडार संसाधन क्या है? वैसा संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीकी के अभाव में वर्तमान में उपयोग में नहीं लाया जा सकता उसे भंडार संसाधन कहते हैं। यानी कि यानी कि जो वैसा संसाधन जिसे हम उपयुक्त तकनीक के आधार पर अभाव मतलब उतना तकनीक हमारा विकसित नहीं हुआ है जिसे हम उपयोग में लाए उसे। जैसे जल हो गया, जल में असीमित शक्ति है, उसका उपयोग करके हम बहुत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा तकनीकी उतना विकास नहीं किया है जिसके कारण हम उसे आज भंडारण के रूप में देखना पड़ रहा है। हमारा जल पृथ्वी पर 71 तो भंडारण संसाधन तक आप लोग समझ गए। उसके बाद देखते हैं क्या है संचित को संसाधन। वो ऐसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में उपयोग सीमित है, लेकिन भविष्य की पूंजी है, संचित को संसाधन कहते हैं। यह कह रहा है एक और देख लेते हैं। वैसा संसाधन क्या कहता है? वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में उसका उपयोग सीमित है, लेकिन यह भविष्य की पूंजी है, संचित को संसाधन कहलाता है। समझ गए? यानी कि कह रहा है वैसा संसाधन जिसे जो हमारा उपलब्ध तकनीक है उसके आधार पर उपयोग में लाया जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका वर्तमान में उपयोग है वो क्या है? सीमित है, लेकिन यह भविष्य क्या है? पूंजी है, उसे हम संचित को संसाधन कहते हैं। उसके बाद देखते हैं मैंने कुछ कुछ जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसे देख लेते हैं। उसके बाद है संसाधन संरक्षण। उसके बाद का जो टॉपिक है संसाधन संरक्षण उसे वह देखते हैं। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का नियोजन नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। जो जब हम लोग संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, संसाधन क्या होगा? संरक्षण हो जाएगा। लेकिन हम लोग जैसे मन तैसे जल का उपयोग आप लोग क्या करते हैं? आजकल जल का यानी असीमित उपयोग करते हैं। काम नहीं भी है फिर भी नल खोल के छोड़ देते हैं। ऐसा आप लोग नहीं करिएगा। नल को बंद कर ही कर रखिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए जो भविष्य में इसका अभाव होगा, जिसके कारण बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जल का उपयोग थोड़ा कम करिए। क्या महत्वपूर्ण तथ्य है कुछ? उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य में क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी का कहना था। जैसे महात्मा गांधी जो वह कहना था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं।
महात्मा गांधी कहते थे हमारे पास पेट भरने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पेटी भरने के लिए यानी कि कह रहे हैं, उल्टा बोल दिया हम, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उसके बाद महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी द्वारा उत्पादन विरोधी थे, यानी कि मशीन का जो उत्पादन होता था, महात्मा गांधी उनका घोर विरोधी थे। उसके बाद आता है मेधा पाटेकर, यहाँ मेधा पाटेकर लिखा गया है, गलती है, मेधा पाटेकर एक थे। मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ अभियान से है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था, वह नर्मदा मेधा पाटेकर ने से है उसका संबंध। एक सुंदरलाल बहुगुणा थे, वो चिपको आंदोलन से संबंध है उनका। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से उनका संबंध है। और मेधा पाटेकर से किससे है? नर्मदा बचाओ अभियान से। और महात्मा गांधी का क्या कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद आता है संदीप पांडे, एक क्या थे? संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संचय कृषि भूमि विस्तार से है। जो संदीप पांडे का संबंध किससे है? वर्षा जल संचय और कृषि भूमि विस्तार से है। तो ये चार ठो हो गए। कौन कौन? पहला हो गए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कहना था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। उसके बाद कौन आ गए? उसके बाद आ गए मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर का संबंध किससे था? नर्मदा बचाओ अभियान से, आंदोलन से। और सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन से। और संदीप पांडे का वर्षा जल संचय से था। संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संचय से था। और एक और ऊपर में आप लोगों ने देखा जिम्मरमैन। जिम्मरमैन का कहना था संसाधन बनते नहीं होते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन हम लोगों ने देखा ना ऊपर में, हाँ ऊपर में पढ़ा था अभी। संसाधन होते नहीं, वो उनका कहना था संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिम्मरमैन का कहना था। किधर गया? हाँ है ये संसाधन है ये। संसाधन क्या है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह जिम्मरमैन का कहना था। तो 5 ठो हो गए, यह याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य में इसको। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद संसाधन संरक्षण हेतु सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। संसाधन संरक्षण जो संसाधन संरक्षण यानी बचाव के लिए सर्वप्रथम सम्मेलन हुआ था, वो 1968 में उसको किसने किया था? क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत किया था। समझ गए? उसके बाद आता है, उसके बाद एक पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण हेतु गांधी जी के विचार क्या है? विचार प्रकट है। उसके बाद है हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट 1987 में सतत विकास अवधारणा संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया है। हमारा क्या किस पर बल दिया गया है? संसाधन संरक्षण पर। तो उसके बाद है 1974 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल की रचना सुमशेर ने किया। किसने किया? सुमशेर ने किया। और उसके बाद आ जाता है संसाधन स्मॉल इज ब्यूटीफुल का उस रचना किसने किया था? शमशेर ने किया था। कब किया था? 1974 में किया था। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम एस्कॉट होम में विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। इसके पश्चात पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाने की मतलब शुरू हुआ था, तो आप लोग कहिएगा 1972 से। तो यहाँ तक समझ गए। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम एस्कॉट होम विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। यह सब ऑब्जेक्टिव टाइप से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है? मानव एवं तकनीकी का सूचनात्मक दोहन प्रवृत्ति क्या है? डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा पृथ्वी सम्मेलन, यानी कि जो संसाधन संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलन हुआ है हमारा, वह आ जाता है पृथ्वी सम्मेलन। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और पूछा जाएगा कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में। द्वितीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1997 में हुआ था और न्यूयॉर्क में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था और जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो उसके बाद हमारा आ जाता है क्या? क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन क्या है? 1997 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन किस लिए हुआ था? तो ग्लोबल वार्मिंग जो अधिक हो गया था, इसीलिए क्योटो सम्मेलन हुआ था। क्योटो सम्मेलन को किस नाम से जानते हैं? तो ग्रीन हाउस के नाम से भी जानते हैं। यह आप लोग याद रखिएगा, ग्रीन हाउस। उसके बाद आता है
सतत विकास एक देख लेते हैं। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, यहाँ क्षति होगा, क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जाता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है। ऐसी धारणा क्या कही जाती है? सतत विकास कही जाती है। तो हमारा हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर 1 जो क्या था? भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग हमारा यहाँ पर क्या हो गया? द इंड हो गया। द इंड हो गया। क्या हो गया? द इंड। द इंड हो गया। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलेंगे अगले लाइव लाइव में। तब तक के लिए आप लोग मस्ती में पढ़ते रहिए। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, यानी कि ऊपर से फिर से एक रात देख लेते हैं। देख ले? छोड़ दें? छोड़ देते हैं।